अपमान का बदला। वर्धमान नामक एक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था और इसीलिए उसने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तरीके से उसने आम आदमी को भी खुश रखा था और साथ ही दूसरी तरफ राजा को भी बहुत प्रभावित किया था। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा सभी को आमंत्रित किया। भोज के दौरान उसने सभी को बहुत सम्मान दिया और सभी मेहमानों को आभूषण और उपहार दिए। राजघराने का एक सेवक जो महल में झाड़ू लगाता था, वह भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वो एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो राज परिवार के लिए नियत थी। यह देखकर व्यापारी आग बबूला हो गया और अरे नालायक, क्या तुम इस राज परिवार की कुर्सी पर बैठने के लायक हो? बदतमीज! उसने सेवक की गर्दन पकड़कर उसे भोज से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने व्यापारी को सबक सिखाने की सोची। कुछ दिनों बाद एक बार सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा था। उसने राजा को अर्ध निद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू किया। इस व्यापारी की ये मजाल कि वो रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा अपने बिस्तर से कूद पड़ा और उसने सेवक से पूछा, सेवक, ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या ये बात वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी को दुर्व्यवहार करते देखा है? सेवक ने तुरंत राजा के चरण पकड़े और बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं पूरी रात जुआ खेलता रहा और सो न सका, इसलिए नींद में कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। राजा ने कुछ बोला तो नहीं, पर शक का बीज तो बोया जा चुका था। उसी दिन से राजा ने व्यापारी के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा दी और उसके अधिकार कम कर दिए। अगले दिन जब व्यापारी महल में आया तो उसे द्वारपालों ने रोक दिया। यह देखकर व्यापारी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तभी वही खड़े सेवक ने मजे लेते हुए कहा, अरे द्वारपालो, जानते नहीं ये कौन है? ये बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है और तुम्हें कभी भी बाहर फिकवा सकते हैं, जैसा इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। तनिक सावधान रहना। ये सब सुनते ही व्यापारी को सारा माजरा समझ में आ गया। कुछ दिनों के बाद उसने उस सेवक को अपने घर बुलाया, उसकी खूब आवभगत की और उपहार भी दिए। फिर उसने बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन के लिए क्षमा मांगते हुए कहा, सेवक, मुझसे गलती हो गई। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ जो भी बर्ताव किया गलत किया, मुझे माफ कर दो। सेवक खुश हो चुका था। उसने कहा कि न केवल आपने मुझसे माफी मांगी, पर मेरी इतनी आप भगत भी की। आप चिंता न करें, मैं राजा से आपका खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाऊंगा। अगले दिन उसने राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए जब राजा को अर्ध निद्रा में देखा तो फिर बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, हमारा राजा तो ऐसा मूर्ख है कि वह घुसल खाने में ही खीरे खाता है। यह सुनकर राजा क्रोध से भर उठा और बोला, मूर्ख सेवक, तुम्हारी ऐसी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अगर मेरे कक्ष के सेवक ना होते तो तुम्हें कब का नौकरी से निकाल दिया होता। सेवक ने दोबारा चरणों में गिरकर राजा से माफी मांगी और दोबारा कभी न बड़बड़ाने की कसम खाई। उधर राजा ने सोचा कि जब ये मेरे बारे में ऐसा गलत बोल सकता है तो अवश्य ही इसने व्यापारी के बारे में भी गलत ही बोला होगा, जिसकी वजह से मैंने उसे बेकार में दंड दिया। अगले दिन ही राजा ने व्यापारी को महल में बुलाकर पूरे सम्मान से उसकी खोई प्रतिष्ठा वापस दिला दी। ये कहानी भी हमें दो अद्भुत सीख देती है। पहली ये कि हमें हर किसी के साथ सद्भाव और समान भाव से ही पेश आना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा। हमेशा याद रखें, जैसा व्यवहार आप खुद के साथ होना पसंद करेंगे, वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ भी करें। और दूसरी ये कि हमें सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि शक की स्थिति में पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही निर्णय लेना चाहिए। जमशेदपुर नाम के गांव में रफीक अपना मटन का दुकान चलाता था। रफीक अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसकी माँ का नाम था शबाना। शबाना घर के सारे काम किया करती थी। रफीक अपने माँ की बहुत देखभाल किया करता था। उसकी ये देखभाल देख शबाना उससे कहा करती थी, अरे रफीक, मेरी इतनी चिंता मत करो, अपने धंधे पर ध्यान दो। माँ, मैं धंधे पर अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, खुद का थोड़ा ख्याल रखा करो। हाँ बेटे, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। चलो माँ, मैं दुकान जा रहा हूँ, कुछ जरूरत पड़े तो फोन कर लेना। हाँ बेटा। ऐसा कहकर रफीक अपने दुकान पर चला जाता है। उसकी दुकान में हर रोज बहुत ग्राहक आया करते थे। उसका मटन ताज़ा होने के कारण जल्द ही खत्म हो जाया करता था। सारे गांव के लोग उससे ही मटन लिया करते थे, इसीलिए रफीक का धंधा अच्छी तरह से चल रहा था। एक दिन उसके दुकान पर एक होटल मालिक सुंदर सेठ आया और रफीक से, अरे रफीक,
तुम्हारे यहाँ मटन बहुत अच्छा मिलता है, ऐसा सुना है मैंने। हाँ सेठ, मेरे दुकान में मटन बहुत ताज़ा होता है, चाहे तो आप देख लीजिए। क्या तुम मेरे होटल पे रोज 10 किलो मटन भिजवा दोगे? हाँ सेठ, बिल्कुल, मैं भिजवा दूंगा। ये लो तुम्हारा एडवांस और बाकी के पैसे तुम्हें महीने के बाद में मिलेंगे। जी सेठ, मैं कल ही भिजवा दूंगा। चलो मैं चलता हूँ। अब सुंदर सेठ जाने के बाद रफीक अपना काम करने में व्यस्त हो गया। अब अगले दिन रफीक सुबह 9 बजे ही सुंदर सेठ के होटल पर अपना 10 किलो मटन पहुंचा देता है और अपने काम करने चला जाता है। रफीक की दुकान पर उसका दोस्त राहुल आता है। अरे रफीक, कैसे हो मेरे दोस्त? मैं अच्छा हूँ, तू बता, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। कैसे आना हुआ आज भाई इधर? अरे रफीक, मुझे 1 किलो मटन दे दो जल्दी से। हाँ अभी देता हूँ। ऐसा कहकर राहुल को रफीक मटन दे देता है और राहुल वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। रफीक हर रोज सुंदर सेठ को 10 किलो मटन भिजवाता है। अब रफीक अपने पैसे लेने के लिए वहाँ जाता है, तभी सुंदर सेठ, मेरा महीना पूरा हुआ है, मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे जरूरत थी। हाँ ये लो तुम्हारे पैसे, और कल से मेरे होटल पे मटन मत देना। क्यों सेठ, क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुमसे ज्यादा मटन मुझे कम दाम में मिल रहा है तो मैं उसी से मटन लूंगा। तुम आज से मटन मत देना। सेठ, आपने बताया था इसलिए आज भी मैं आपके लिए 10 किलो मटन लेकर आया हूँ, मगर मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ इसे। रफीक अपना मुंह लटकाकर वहाँ से मटन का थैला उठाकर चला जाता है और अपने दुकान जाता है। वह दुकान में जाकर दिन भर अपना काम करता है, मगर उसका वह 10 किलो मटन नहीं बेचा जाता। तब वह सोच में डूब जाता है। मैं इतने सारे मटन का क्या करूँ? इतना फेंक भी तो नहीं दे सकता। मैं एक काम करता हूँ, माँ को इस मटन की बिरयानी बनाने को बोलता हूँ और अनाथ आश्रम के बच्चों में बांट देता हूँ। ऐसा मन में सोचकर रफीक वह मटन का थैला उठाकर अपने घर चला जाता है और अपने माँ को बताता है। माँ, आज मेरे दुकान में बहुत सारा मटन बच गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसकी बिरयानी बना ले और अनाथ आश्रम के बच्चों में जाकर बांटे। हाँ चलेगा बेटा, मैं बिरयानी बनाती हूँ और तुम हाथ मुंह धो लो। हाँ माँ। अब शबाना बिरयानी बनाने के लिए चली जाती है और रफीक तैयार होकर बाहर आ जाता है। तभी उसको बहुत अच्छी खुशबू आती है। वह अपनी माँ से, माँ बिरयानी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तुम जल्दी इसे पैक कर दो, मैं अनाथ आश्रम देकर आता हूँ। हाँ मेरे बेटे, मैं अब भी देती हूँ। ऐसा कहकर शबाना बड़े डिब्बे में बिरयानी डालकर रफीक के पास दे देती है। अब रफीक डिब्बा लेकर अनाथ आश्रम चला जाता है और अनाथ आश्रम के मैनेजर से मिलता है। मैंने ये बिरयानी बच्चों के लिए लाई थी, आप उन्हें दे देना। ठीक है रफीक, तुम बिरयानी यहाँ रख दो, मैं शिवा के हाथों इसे भिजवा दूंगा, मुझे एक मीटिंग में जाना है। ठीक है मैनेजर साहब, आप जाओ, मैं बिरयानी बांटने में शिवा की मदद करता हूँ। हाँ चलेगा। ऐसा कहकर मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं। उनके अनाथ आश्रम में एक बड़ा आदमी आता है। तभी मैनेजर उनसे, नमस्ते सिन्हा साहब, आइए ना। नमस्ते, चलिए। ऐसा कहकर सिन्हा और मैनेजर एक रूम में चले जाते हैं। वह दोनों बातचीत कर ही रहे थे, तभी उस समय रफीक शिवा के साथ बच्चों को बिरयानी बांटने लगता है। उस बिरयानी का सुगंध इतना अच्छा होता है कि सभी बिरयानी खाने के लिए टूट पड़ते हैं। तभी मैनेजर से, सिन्हा साहब, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे देखना है। साहब, आज अनाथालय में रफीक ने बिरयानी लाई है, उसकी ही खुशबू है। चलो, मैं बिरयानी देखना चाहता हूँ, मुझे भी देखना है। जी चलिए। ऐसा कहकर सिन्हा साहब रफीक के पास चले जाते हैं और रफीक से, रफीक, क्या ये बिरयानी में थोड़ी चख सकता हूँ? लीजिए ना साहब, इसमें क्या पूछना है। वाह, इसकी टेस्ट तो बहुत ही अच्छी है। क्या तुम हमेशा ऐसी बिरयानी बनाते हो? मैं हमेशा नहीं बनाता साहब, आज मेरे दुकान में 10 किलो मटन बच गया था, तो मेरी माँ ने इसकी बिरयानी बना दी और मैं अनाथ आश्रम लेके आ गया। तुम्हारे बिरयानी की टेस्ट बहुत अच्छी है, क्या तुम मेरे होटल में हर रोज ऐसी बिरयानी बना कर दोगे? हाँ साहब, मैं ऐसी ही बिरयानी बना कर दूंगा। ये लो मेरा कार्ड और पहले दिन का एडवांस लेकर जाना। धन्यवाद साहब, मैं कल आपके होटल में बिरयानी पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर रफीक अपने घर चला जाता है। तभी रफीक अपनी माँ से, माँ, आज मुझे बहुत अच्छा काम मिला है, तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। क्या हुआ है बेटा, बताओगे जरा? माँ, एक बड़े होटल के मालिक ने मुझे तुम्हारे हाथ की बिरयानी की ऑर्डर दी है और हर रोज उसे ये बिरयानी उसके होटल में चाहिए। मेरे लिए और एक मौका आया है माँ आगे बढ़ने का। हाँ बेटे, मुझसे जो मदद बन पड़ेगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। माँ, इसमें मुझे तुम्हारी बहुत मदद लगेगी। मैं सीख लूंगा, मगर तुम्हें मुझे सिखाना होगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सिखाऊंगी और बनाकर भी दूंगी। ऐसा कहकर शबाना अपना काम करने चली जाती है। अब रफीक अगले दिन बिरयानी होटल में पहुंचा देता है। तभी होटल का मालिक उसे खुद एडवांस देकर उससे हर रोज बिरयानी देने के लिए उसे बोलता है। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। रफीक अपना दुकान संभालकर बिरयानी पहुंचाता है। अब रफीक कुछ दिनों में खुद की मेहनत से एक होटल खोल देता है और उसे अच्छी तरह से चलाता है। अब रफीक एक बड़ा आदमी बन गया है।
उसको अब लोग उसके मटन की दुकान से नहीं बल्कि बिरयानी वाला रफीक के नाम से जाना करते थे। उसके हाथ की बिरयानी इतनी अच्छी थी कि लोग उसके ही हाथ की बिरयानी खाते थे। ये सब उसके एक नेक विचार से शुरू हुआ था, इसीलिए उसे इसमें सफलता मिली।